नमस्कार साथियों। आज मैं आपके बीच एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। और ये जो वीडियो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया पर है, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे। साथियों, अभी कुछ समय पहले मैंने आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथी पे, योग पे तथा इंडियन न्यूमरल सिस्टम एंड मैथमेटिक्स पर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज जो वीडियो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, इसके पहले जो वीडियो मैंने आपके सामने अपलोड किया था, वो वीडियो था इंडियन न्यूमरल सिस्टम एंड मैथमेटिक्स, और इसके पहले आयुर्वेदा। ये दो वीडियो जो आप देखे होंगे, और इसमें भी कुछ चीजें उसमें सिमिलर है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें मेडिसिन की भी बात आती है, आयुर्वेदा की भी बात भी आती है, मैथमेटिक्स की भी बात आती है। तो कुछ चीजें इसमें कॉमन है। तो उन्हीं चीजों को लेकर हम बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार से विज्ञान और तकनीकी या प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। और खास करके देखिए, हम जो पूरा फोकस कर रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा कि जो हम आयुर्वेदा की बात करते हैं या योग की बात कर रहे हैं या मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। यानी कि हमारा पूरा फोकस एंशियंट टाइम से लेके 12वीं शताब्दी के तक के आसपास जो डेवलपमेंट हुआ है उस तक बात करने का है। तो आज का ये वीडियो भी उसी टाइम पीरियड के आसपास है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो जो प्री हिस्टोरिक टाइम है, प्री हिस्टोरिक टाइम जो आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसा हिस्ट्री जिसके समय में कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलता, कोई लिखा हुआ रिटन स्क्रिप्ट हमें नहीं मिलता, उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि हड़प्पन टाइम्स के पहले, अब हड़प्पा इस का जो टाइम है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, आदि इतिहास, जिसमें कि स्क्रिप्ट तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हिस्ट्री टाइम्स वो है जो जिसका स्क्रिप्ट हमें पढ़ने को मिलता है। जैसे कि ऋग्वेदिक टाइम्स से जो टाइम है उसको हम लोग हिस्टोरिकल टाइम कहते हैं। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम में हमें उस समय भी वो डेवलपमेंट दिखाई देता है। वो किस रूप में है, तो उसको समझना है। उसको हम देखेंगे किस प्रकार से प्री हिस्टोरिक टाइम में किस प्रकार से आग की खोज हुई, फिर हमने व्हील पहिए का आविष्कार किया, इस तरीके की चीजें हुई, मिट्टी के बर्तन है। ये छोटे छोटे आविष्कार है। अभी आज की डेट में हम 21st सेंचुरी में हमें लगेगा कि आग की खोज ये किस प्रकार का विज्ञान क्या है, या पहिए का आविष्कार की कौन सी बड़ी बात है। तो लेकिन उस समय के उस परिप्रेक्ष्य में आज से 5,000 6,000 साल पहले यदि आप देखेंगे तो लगेगा कि ये वास्तव में इंसान के जीवन की बहुत बड़ी या बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी साइंटिफिक डिस्कवरी थी। तो इस प्रकार से हम आज उस चीजों को बात करेंगे। और भारत की बात करें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, ज्योमेट्री की बात हो, मेटलर्जी की बात हो, मेडिसिन की बात हो, आयुर्वेदा की बात हो, तो हम लोग बहुत अग्रणी रहे। ये भारतीय जो लोग हैं, और भारतीय परंपरा में हम देखते हैं कि एक बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। अब यदि हम बात करें कि जो हमारा जो ज्ञान प्रणाली की बात करें, हमारे नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें हम में एक बैलेंस दिखाई देता है, एक स्पिरिचुअल लाइफ का, जिसमें कि हम शांति की खोज की बात कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जो लाइफ है, यानी कि जो व्यवहारिक पहलू है, उस पर भी हम ध्यान देते हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारी परंपरा में हम देख पाते हैं कि हम जो हमारे लोग थे, जो हमारे संत थे, हमारे जो जो कह सकते हैं ऋषि मुनि थे, और जो जो संत के रूप में जो वैज्ञानिक हमें दिखाई देते हैं, वो अद्भुत है। वो उसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। और अब जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो है प्री हिस्टोरिक टाइम में। यदि आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा है कि हिस्ट्री को, जो प्री हिस्ट्री है उसमें भी प्री हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा गया है: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, यानी कि 25 लाख साल से लेके 10,000, मतलब 1 लाख वर्ष पूर्व तक। उसके बाद फिर 1 लाख से लेके
10,000 साल तक या 7,000 साल तक का समय भारत में, वो अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, लेकिन 7,000 या 5,000 साल तक का जो समय है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। ये 7,000 या 5,000 साल से लेके जो बाकी का समय है, यानी 2,000 ईसा पूर्व के आसपास, ये समय जो है नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज कहलाता है। और इस समय में जो डेवलपमेंट हुए, जो पत्थरों के औजार हमने बनाए, न्यूक्लियर औजार, उस समय इंसान जो है बेसिकली उसका जो जीवन यापन का ये था कि शिकार करना था, और कंदमूल फल फूल खाता था। तो इंसान के लिए वो शिकार करने के लिए उन पत्थरों के हथियारों का बनाया जाना, जिसको हम हैंड एक्स कहते हैं, स्टोन टूल्स के रूप में हम क्लीवर्स हैं, चॉपिंग चॉपर, जो टूल्स हैं, इन टूल्स को हम देख पाते हैं। और ये पंजाब का, पाकिस्तान का सोहन घाटी वाला एरिया हो, या उत्तर प्रदेश का बेलन वैली जो है, बेलन घाटी का क्षेत्र हो, राजस्थान का डिडवाना वाला, मध्य महाराष्ट्र का चिकरी निवासा हो, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनके बारे में, नवदा टोली का जो क्षेत्र है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे हमको स्टोन एज में, खास करके मेसोलिथिक न्यूलिथिक एज के बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले हैं। और वो टूल्स से बताते हैं कि इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ा, अपने जीवन यापन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, उसने अपने जो टूल्स हैं उसको उसमें इंप्रूवमेंट आया। जैसे आप देखेंगे पैलियोलिथिक एज में जो हम टूल्स यूज कर रहे थे, उसके बाद मेसोलिथिक एज में आएंगे, और उसके बाद न्यूलिथिक तक आते हैं, तो उन टूल्स में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी या उसमें शार्पनेस, या उसकी जो कह सकते हैं वो, उसको यदि आप देखेंगे, यदि आप किसी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में आप जाएं हिस्ट्री के, तो वहां पे आप देख पाएंगे। और मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के एंशियंट हिस्ट्री के म्यूजियम में आए, तो वहां भी आपको स्टोन के टूल्स दिखाई देंगे। तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से इंसान अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो टूल्स बनाया, उसमें कैसे वो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, वो टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हम इंप्रूव करते हैं। देखिए, विज्ञान एक चीज है, किसी नई चीज को खोजने की बात है, तर्क की बात है, कि वो उस पर बात है। टेक्नोलॉजी जो वो चीज है, तकनीक वो चीज है जो हमारे जीवन की किसी कार्य प्रणाली को आसान बना देती है। और टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है, और उसको हम समय के साथ अपग्रेड करते हैं। इसी तरीके से ये सारी चीजें हम देख पाते हैं। फिर जैसे हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम में ही कि अनाज रखने के लिए बर्तन, मिट्टी के बर्तन देखते हैं, और फिर उसमें अलग अलग प्रकार के, किसी में काले रंग की पॉलिश है, किसी में लाल रंग की है, तो उसको मृदभांड, हिंदी में कहें तो मृदभांड कहते हैं। मिट्टी के जो बर्तन है वो अलग अलग जगहों पर दिखाई देते हैं। फिर हमको कश्मीर के बुर्ज होम में, उसमें में जो हमको गर्त आवास दिखाई देता है, या बुर्ज होम, या आसाम की पहाड़ियों में, विंध्य की पहाड़ियों में नवपाषाण कालीन उपकरण मिलते हैं। उन उपकरणों के बारे में हम देख पाते हैं। इसी प्रकार से ताम्रपाषाण काल में जो हमें चीजें दिखाई देती हैं। और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल से आगे की ओर, देखते हैं कि उनके जो औजार हैं, फिर इंसान ने धातु का प्रयोग किया, जैसे पत्थरों से फिर तांबे की वस्तुओं का टूल्स बनाए। और फिर बाद में जब हम हड़प्पा काल में आते हैं, तो तांबे के साथ मिक्स करके कांसा जो है, ब्रॉन्ज का हम देखते हैं। तो इस प्रकार से वो डेवलपमेंट दिखाई देता है। इसको इसको लेके बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए रामशरण शर्मा, आर एस शर्मा, कहते हैं कि वो आहार और गिलुन के जो लोग हैं उनके बारे में वो कहते हैं, लोगों ने गलाने और धातु विज्ञान का अभ्यास करते हैं। यानी कि एक धातु को पिघला के दूसरे धातु के साथ मिक्स करके नए प्रकार का और तांबे के भंडार के बारे में, जानकारी के बारे में वो बताते हैं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, इन क्षेत्रों में हमें तांबे की बड़ी संख्या में भंडार मिलते हैं। अब यदि हम बात करें कि इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता में नई तकनीक जो हम जिसे हम कांस्य युग कहते हैं, और शहरी सभ्यता की बात होती है, तो इसमें तांबे के साथ टीन का मिलाकर, यानी कि दो धातुओं के मिश्रण से तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इंसान ने ये समझ लिया था। पहले तो एक नई धातु खोजा, तांबा, फिर दूसरा धातु टीन, और इन दोनों को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, वो है कांसा, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। तो इस प्रकार से फिर राजस्थान, और हमको राजस्थान की खिचड़ी में तांबे का मिलता है, अफगानिस्तान, हमारे यहाँ टीन जो है अफगानिस्तान से आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चीजें हैं देखने को मिलती हैं। फिर हम हड़प्पा काल में पक्की ईंटों का प्रयोग करते हैं। और पक्की ईंटों का प्रयोग जब भारत में किया जा रहा था, साथियों मैं आपको बता दूं
कि उस समय जो मिस्र की सभ्यता थी और जो समकालीन सभ्यताएं थी, वहां पे कच्ची ईंटों का प्रयोग, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। और इस बात की स्वीकृति, या इस बात को हम नहीं कह रहे, इस बात के बारे में जो बातें कह रहे हैं वो यूरोपीय विद्वान ही इस बात को कह सकते हैं, इसको उस पर अपना बयान देते हैं। वो लिखते हैं कि जिस समय मिस्र में और तत्कालीन जो उस समय जो यूरोप की और पश्चिम की जो सभ्यताएं थी, वहां पे ये चीजें देखने को नहीं मिलती, जबकि भारत में पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में जो अर्बन प्लानिंग की बात है, जो टाउन प्लानिंग की बात है, और जो ड्रेनेज सिस्टम की बात है, और सड़कों का जो ग्रिड सिस्टम में जो सड़कें एक दूसरे को क्रॉस रोड पे काट रही थी, तो वो जो चीजें हैं एक दूसरे को समकोण पे जो काट रही थी, वो जो टेक्निक है कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत के लोगों की जो विज्ञान और तकनीकी की जानकारी थी। मैंने पिछले वीडियो में जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा के लोगों को गणित की निश्चित ही जानकारी इस प्रकार से थी कि एक तो उनको जो मेजरिंग सिस्टम था, जो माप तौल का जो सिस्टम था, वो 16 के गुणक में था। दूसरा, जो ईंटों का जो प्रयोग कर रहे थे 1:2:4 के रेशियो में कर रहे थे। तो ये हमें अभी आज हम हड़प्पा के स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि हड़प्पा मोहनजोदारो या हड़प्पा की सभ्यता के लोगों को गणित और विज्ञान का अच्छा खासा नॉलेज था। बिना विज्ञान के नॉलेज के दो धातुओं का मिश्रण करके नई धातु का बनाया जाना असंभव सी बात है। तो साथियों, हम ये कह सकते हैं कि आज से लगभग लगभग 5,000 6,000 साल पहले भी भारत में विज्ञान और तकनीकी की स्थिति बहुत समृद्ध रही। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज सिस्टम, नालियों के बारे में, जब हम हमारे यहाँ जो जो जिस प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम देख पाते हैं हड़प्पा काल में, लेकिन ये लगभग 5,000 साल पहले, वो उस समय जो समकालीन सभ्यता थी वहां कहीं नहीं दिखाई देती है। इसी प्रकार से मैंने मेजरिंग सिस्टम के बारे में बात किया कि 16 के गुणक में था। इसके अलावा वैदिक काल की यदि हम बात करें तो उसमें भी विज्ञान को लेके मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी, इंडियन न्यूमरल सिस्टम में मैंने आपसे बौधायन का शुल्ब सूत्र की बात की थी, और शुल्ब सूत्र के बारे में 7 अलग अलग लोगों के सूत्रों की बात की थी, जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध है बौधायन का शुल्ब सूत्र। और शुल्ब सूत्र के अलावा मैंने आपसे बात की थी चरक संहिता की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, सूर्य सिद्धांत की बात की थी। इसके अलावा मैंने चरक संहिता के अलावा सुश्रुत संहिता की बात की थी। ये वो चीजें हैं जो भारत में विज्ञान, गणित, भौतिकी, चिकित्सा के बारे में जानकारी देते हैं। और जैसा मैंने सिंधु घाटी के बारे में बताया कि लोगों को बताया कि चमकीले बर्तन का, कांसे के बर्तन का प्रयोग कर रहे थे। वैदिक जो लोग थे वो अनाजों और फलों का जो कह सकते हैं उसको फर्मेंटिंग का जो प्रोसेस है कि अनाज और कैसे उसको उससे इसके अलावा टैनिंग ऑफ लेदर यानी कि चमड़े को रंगने की प्रक्रिया से अवगत थे। ये सारी चीजें जो वैदिक टेक्स्ट है उनसे हम जान पा रहे हैं कि जो वेदों में इन चीज का उल्लेख मिलता है। मैंने मिश्र धातु का प्रयोग की बात मैंने की कि तांबे का, पीतल का, चांदी का, सोने का उपयोग हम देख पा रहे थे, उसका उत्पादन भी हो रहा था। इसके अलावा मैंने आपसे आपको पता है कि गुप्त काल में मेहरौली का लौह स्तंभ, जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में, जब आप दिल्ली जाएंगे कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक लौह स्तंभ रखा है। लौह स्तंभ की जो पॉलिश है, आप देखेंगे उसकी जो गुणवत्ता है, आज तक उसमें रस्ट या जंग नहीं लगा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर थी, उन लोगों को पता थी। इसके अलावा यदि हम अशोक के बाद मौर्य काल की बात करें, मौर्य काल में जो हमको एकाश्म पत्थर दिखाई देते हैं, उसमें जो पॉलिश दिखाई देती है, जो पिलर एडिक्ट है अशोक ने, जो जो अलग अलग जगहों पर दिखाई देती है, उसकी जो पॉलिशिंग है वो अद्भुत है। आज भी आप चाहे आप सांची जाएं, चाहे अन्य स्थानों पर जाएं, वहां पे वो जो पिलर रखे हुए हैं, उन पिलर्स को आप देखेंगे, उसकी जो पॉलिशिंग देखेंगे और जिस जो टेक्निक देखेंगे, तो ये लगता है कि भारत में विज्ञान और तकनीकी बहुत समृद्ध रही। एक श्लोक मिलता है, इसको मैंने इस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि उसमें सारे जो भारत के वैज्ञानिक हैं, चाहे कपिल हो, कणाद हो, सुश्रुत हो, चरक हो, भास्कराचार्य हो, वराहमिहिर, नागार्जुन हो, भारद्वाज हो, आर्यभट्ट हो, वसुबंधु, और ऐसे ही अब आज वेंकट रामन हो या रामानुजन हो, वहां तक ये इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि हमारे यहाँ विज्ञान
वैज्ञानिकों की क्या परंपरा रही। और साथियों, मैं चूंकि इंडियन न्यूमरल सिस्टम पर जो आपके सामने वीडियो मैंने प्रस्तुत किया है आपने देखा होगा, उसमें मैंने बार बार बात की है, भारत ने दुनिया को शून्य दिया, भारत ने दुनिया को डेसिमल दिया, और भारत ने दुनिया को पाई की वैल्यू दी। और तो उसी में फिर से मैं आज बात करूं तो आर्यभट्ट वो नाम है जिसने गणित की दुनिया में एक अलग काम। तो आर्यभट्ट ने प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में मैंने इंडियन न्यूमरल सिस्टम के जो वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बात की, इसलिए मैं आज यहाँ पे बात नहीं करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू सिस्टम यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है इसमें ये प्लेस वैल्यू क्या होगा इसके बारे में बात आर्यभट्ट करते हैं। और इसके अलावा जीरो की बात है, शून्य की जो बात है, डिजिट जो होगा, जो जोड़ने और घटाने की बात है, उन सब चीजों में को लेकर आए वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही डेसिमल से, दशमलव यानी शून्य के बाद भी उसके कई हिस्से हो सकते हैं, इसकी बात भी, और उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसकी जो पोजिशनल वैल्यू है, उसको बताने का प्रयास किया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यदि हम बात करें तो 6वीं शताब्दी के आसपास वराह मिहिर का नाम आता है। वराह मिहिर खगोलविद तो थे ही, साथ में उनको ज्योतिष भी माना जा सकता है। और वो मध्य प्रदेश, उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश उज्जैन से था। और उन्होंने जो किताबें लिखी वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे पंच सिद्धांतिका, वृहद जातक, बृहद यात्रा, योग यात्रा, बृहद विवाह पाताल, बृहद संहिता, ये बहुत सारी जो ग्रंथ हैं, ये वो ग्रंथ हैं जिसके माध्यम से उन्होंने खगोल विज्ञान को की जानकारी को समृद्ध किया। वराहमिहिर और आर्यभट्ट की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ब्रह्मगुप्त हैं, जिनको भारतीय गणित विज्ञ और खगोल शास्त्री भी माना जाता है। उन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंडक खाद्य की क्या सैद्धांतिक ग्रंथ की रचना की। मैंने जो पिछला वीडियो है जिसमें इंडियन न्यूमरल सिस्टम की बात की थी, उसमें इनके बारे में मैंने बात की थी। इन्होंने, मैंने आपको ये भी बताया था, आर्यभट्ट ने जो जिस शून्य की खोज की थी उसका जो कह सकते हैं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो व्यवहारिक रूप से प्रयोग कैसे होगा, उसका कैसे उसको उसके जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, उससे डिवाइड करने से क्या होगा, उससे सब्ट्रैक्ट करने पे या एडिशन करने पे क्या उसकी वैल्यू होगी, उसके बारे में ब्रह्मगुप्त ने ये जानकारी दी। और इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने ये भी बताया कि ब्रह्मगुप्त ने ये बताया कि प्रत्येक वस्तु जो धरती पे गिरती है वो किसी की न किसी एक बल के द्वारा आकर्षित होती है। और उन्होंने उस गुरुत्वाकर्षणम की बात की, गुरुत्वाकर्षण जिसकी खोज बाद में हम देखते हैं यूरोप में न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको बाद में उन्होंने फॉर्मूला के रूप में डिराइव किया। लेकिन इस बात को को पहले लाने वाले व्यक्ति ब्रह्मगुप्त थे। उसको फॉर्मलाइज करने का काम न्यूटन ने जरूर किया, ये इस बात को हमको मानना पड़ेगा। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण कोई ना कोई ऐसा बल था जो प्रत्येक वस्तु को धरती की ओर खींचता है, ये जो सिद्धांत है ये देने वाले ब्रह्मगुप्त थे। लेकिन उन्होंने G = 9.8 mg² जो फॉर्मूला दिया वो न्यूटन ने किया। लेकिन ये बताना कि प्रत्येक वस्तु को खींचने के लिए पीछे जो एक सर्टेन फोर्स है, दैट इज कॉल्ड गुरुत्वाकर्षणम, तो ये बात ब्रह्मगुप्त ने की। ब्रह्मगुप्त के बाद यदि हम इस परंपरा के आगे बात करें तो भास्कर की बात आती है। भास्कराचार्य जो गणित के साथ ही साथ कैलकुलस और न्यूमरल सिस्टम की बात करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। और उसमें उसके अलावा उन्होंने जिसके 4 खंड हैं उसमें, और उसमें इसके अलावा उन्होंने लीलावती, जो मैंने आपको बताया था, गणित की पुस्तक है जो अंक गणित, रेखा गणित, और उसके साथ पर समाधान या अनिश्चित समीकरणों के समाधान पर एक ग्रंथ, यानी कि द सॉल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वेशंस को सॉल्व करने का है। और लीलावती के बारे में आपको बताया था, लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था, और उनकी पुत्री के नाम पर ही उस किताब का उन्होंने रचना की। इसके अलावा उन्होंने बीज गणित का की रचना की। मतलब बीज गणित यानी कि अलजेब्रा पर ये किताब है। इसके अलावा गोला अध्याय, मैथमेटिक्स ऑफ स्फीयर्स, गोला के जो स्फीयर होता है उसको, उसके बारे में, और उसके का जो फॉर्मुलाइज किया उसके बारे में बात की है। उसके बाद बात है
ग्रह गणिता यानी ग्रहों के नियमों के बारे में इसका उल्लेख करते हैं। तो भास्कराचार्य इस प्रकार से कह सकते हैं कि 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास ये उनकी का बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा यदि हम जैसे मैं आयुर्वेद वाले इस टॉपिक पर मैं बात कर चुका हूँ सुश्रुत के बारे में, जिन्होंने सुश्रुत संहिता जिन्होंने जिनको जिनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है भारत में, और जिन्होंने 6th सेंचुरी के आसपास कह सकते हैं शल्य चिकित्सा के बारे में काम किया। और ये भी हम ग्रंथों में मिलता है कि उन्होंने पहली बार नाक नाक की सर्जरी की, जो प्लास्टिक सर्जरी की बात करती है, ये सर्जरी की बात। और मैंने आपको बताया था कि सुश्रुत संहिता और दूसरी किताब है चरक संहिता, जिसके लिए चरक बनते हैं। और जो अ, अ, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जो उसमें से उसको लेके किस प्रकार से ट्रीटमेंट की बात होगी, जनरल मेडिसिन, पेडिट्रिक्स है, सर्जरी है, और ये सारी चीजों का मैंने आपको बताया था कि मोतियाबिंद से लेके तमाम टॉक्सिकोलॉजी है, एंटी एजिंग, सारी चीजों का इलाज आयुर्वेद में है। और आज भारत में ही नहीं, केवल पश्चिम के देशों में भी इसकी मांग बढ़ी। और मैं बात करूं यदि चरक की, तो चरक ने किताब लिखी थी चरक संहिता। और ये किताब, इसमें चूंकि मैं आयुर्वेद पे मैं आपसे वीडियो में बात कर चुका हूँ, सिर्फ इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये भी विज्ञान का ही एक हिस्सा है। मेडिसिनल साइंस की बात कर रहे हैं तो हम इस प्रकार से चरक ने डाइजेशन और उसके बाद उसके जो कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के ऊपर जो किताब लिखी है, उसको उसमें चरक संहिता में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से और ये जो जानकारी है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की जानकारी, कि वो अरब के देशों के लोगों ने इसको अपने इसमें किया, उसका अनुवाद किया, और ये यहाँ से फिर वो यूरोप की तरफ हम देखते हैं। तो साथियों, आज मैंने भारत में विज्ञान और तकनीकी के इतिहास के बारे में जो बात की, प्राचीन भारत में, इसमें जो इसको बताने के पीछे मेरा जो उद्देश्य ये था कि पहला, प्राचीन भारत में जो विज्ञान और तकनीकी का जो इतिहास है, वो उसके अंतर्गत हमको देखना है कि जो प्री हिस्टोरिक है, जो जो कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक है, और उसके बाद फिर आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। और इसमें इसके जो प्रमुख हमारे जो विद्वान रहे वो कौन थे, चाहे मेडिसिनल साइंस के हो, चाहे आयुर्वेद के हो, चाहे मैथमेटिक्स के हो, हम उनको भी उल्लेख करना है। तो उत्तर लिखते समय आप ध्यान रखें कि हम जब भी शुरुआत करें तो हड़प्पा या उसके पहले जो भी डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बात करें, फिर वैदिक पीरियड की बात करें, और उसके बाद जो हमारे प्रमुख वैज्ञानिक हुए, गणितज्ञ हुए, आयुर्वेदाचार्य हुए या शल्य चिकित्सक हुए, उनके बारे में हमको जानकारी देखनी है। तो आप लोग वीडियो इस प्रकार से देखें, और आप उसमें जो भी सुधार हो सकता है उसके लिए कमेंट करें, और अपना सुझाव मुझे जरूर प्रेषित करें। और जल्द ही मैं नए विषय पर एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।